सभी को नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है उड़ान करियर इंस्टीट्यूट उदयपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले समझे क्या उड़ान करियर इंस्टीट्यूट आपके लिए लेके आया है ऑनलाइन कोर्सेज लर्निंग फ्रॉम होम के लिए। जो आप किसी की भी तैयारी के लिए उसमें अपन मान सकते हैं पटवार, वीडियो, सीईटी, आरपीएससी, एलडीएससी, एलडीसी, राजस्थान दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवेज और ऑल भी जितने भी एग्जाम्स है उन सब की तैयारी कराई जाती है ऑनलाइन के माध्यम से। उसके बाद हम बात करें तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है उड़ान उड़ान करियर इंस्टीट्यूट, जिसके आप उससे कनेक्ट हो सकते हो। उसके बाद हमारा ऐप है उड़ान नाम से, और ये जो क्यूआर दिख रहा है आपको, इसको स्कैन करके आप यूट्यूब पे क्लासेस भी ले सकते हो जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहती है। हम अब बात करेंगे अपना जो टॉपिक चल रहा था हिस्ट्री की। लास्ट क्लास में हमने दो राजाओं के बारे में पढ़ा था और उसमें थे राणा शाका की हमने शुरुआत की थी, तो उसके बारे में आगे जानते हैं। अब सुनना, हमने राणा हमीर के बारे में पढ़ा था जिसने राणा शाखा की स्थापना चित्तौड़ में या मेवाड़ में की थी। उसके समय में कुछ चीजें होती है, उसने जैसा सोनगरा या फिर कह सकते हैं बनवीर सोनगरा को हरा के चित्तौड़ पर अधिकार प्राप्त किया था। दूसरा हम ध्यान सकते हैं कि उसने के समय में एक युद्ध होता है जो कि 1336 में होता है, जिसका नाम था सिंगोली का युद्ध। उस सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था, और उसी के पश्चात उसने चित्तौड़ दुर्ग में एक मंदिर बनवाया जो अन्नपूर्णा माता मंदिर या फिर बीरवड़ी माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसको अनेकों उपाधियां दी गई है जिसमें विषम घाटी पंचानन जो कुंभलगढ़ अभिलेख में मिलता है, उसका नाम एक और मिलता है वीर राजा जो कि हमें पता चलता है रसिक प्रिया से। एक उसे कहते हैं प्रबल हिंदू राजा जो कि कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, और उसे कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक। उसके बाद हमने बात की थी श्याम सिंह या खेता की, जिसके समय में उनकी एक पासवान रानी हुआ करती थी जिनका नाम था खातिन, और उनसे दो अवैध संतानें होती जिनका नाम था चाचा एवं मेरा, जो कि आगे भविष्य में जाकर मोकल की हत्या करते हैं। उसके बाद इनके समय में इन्होंने मालवा के शासक दिलावर खां गोरी को हराया था, और इसी के साथ मालवा मेवाड़ संघर्ष का प्रारंभ हुआ था। दिलावर खां गोरी का एक नाम और मिलता है हमें, जो है अम्मी खां। इसका हमें पता चलता है सिंह ऋषि के अभिलेख से, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आज जो हम शासक पढ़ेंगे जिसका नाम है राणा लाखा। तो हम शुरू करते हैं किसके बारे में, राणा लाखा के बारे में। शासक का नाम है राणा लाखा। इन्हीं को कहा जाता है राणा लक्ष्य सिंह। क्या कहा जाता है? राणा लक्ष्य सिंह। पूछा जाए इनके समय के बारे में तो समय याद रखना, 1382 से लेकर 1421। क्या है? 1382 से लेकर 1421। राणा लाखा के बारे में अपन सबसे पहली बात जाने तो इनके समय जावर से चांदी का खनन शुरू हुआ। खनन वहां पहले भी हो रहा था, इसका हमें पता चलता है अरण्यवासिनी मंदिर जब बना था तो सामोली के अभिलेख से। सामोली के अभिलेख में लिखा हुआ है कि इस क्षेत्र में खनन किया जाता था। उसमें यह बात पूरी तरीके से नहीं लिखी गई है किसका होता है, पर वहां सीसा और जस्ता का पहले से खनन हो रहा था। पर चांदी जो मिली थी, चांदी का जो खनन प्रारंभ हुआ था वो राणा लाखा के समय से हुआ था। इस कारण से क्या हुआ था, मेवाड़ की जो आर्थिक स्थिति डामाडोल थी, क्योंकि हमीर युद्ध लड़के आ रहा था, उसके बाद क्षेत्र सिंह भी युद्ध लड़ रहा है। तो इस कारण से जो मेवाड़ की स्थिति डामाडोल थी, वो स्थिति क्या हुई, स्टेबल होना शुरू हुई थी। इसलिए अपन कह सकते हैं कि आर्थिक क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ध्यान रखना, पहला अपन पॉइंट लिखे हैं इनमें। राणा लाखा के समय, लाखा के समय जावर में, जावर में चांदी का, चांदी का खनन प्रारंभ हुआ। खनन प्रारंभ हुआ, प्रारंभ हुआ। अगर पूछ लिया जाए कि किस समय हुआ था तो साल ध्यान रखना, 1384। कब हुआ था? 1384 में। आगे हम बात करें तो इस समय यहाँ पर एक मंदिर था जिसे हम जैन तक द्वारा बनाया गया कहते हैं। उसका नाम था अरण्यवासिनी माता का मंदिर। उस अरण्यवासिनी माता का मंदिर का जीर्णोद्धार कराते हैं राणा लाखा, और उसके पश्चात वो माता जी का जो नाम है वह जावर माता पड़ जाता है। तो आज हम वर्तमान में उन्हें जावर माता के रूप में पूछते हैं। तो ध्यान रखना, राणा लाखा ने, राणा लाखा ने जावर में, जावर में
जैतक द्वारा निर्मित, जैतक द्वारा निर्मित, जैतक द्वारा निर्मित अरण्यवासिनी माता, अरण्यवासिनी माता मंदिर का, मंदिर का, मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, जीर्णोद्धार कराया तथा वर्तमान में हम इन्हें, वर्तमान में हम इन्हें जावर माता के रूप में पूजते हैं। जावर माता के रूप में पूजते हैं, रूप में पूजते हैं, पूजते हैं। क्योंकि इस समय यहाँ चांदी निकल रही है, चांदी लाख रुपए किलो है आज भी, तो उस समय भी उसका बहुत ज्यादा क्या है, महंगी रहा करती थी। इसलिए क्या हो रहा है कि अब चांदी का खनन हुआ है तो चांदी बाहर के जो राज्य थे उनमें बेची जाएगी। इस कारण से मेवाड़ को बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ होता है और इसी कारण से मेवाड़ का जो आर्थिक स्थिति थी वह मजबूत हुई। तो ध्यान रखना, राणा लाखा के समय, राणा लाखा के समय, लाखा के समय मेवाड़ की, मेवाड़ की आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, मजबूत हुई। दूसरी अगर हम बात करें तो इनके समय में एक बंजारा हुआ करता था जिसका नाम था पिच्छू बंजारा। उस पिच्छू बंजारा ने आहड़ के पास में एक झील का निर्माण करवाया जिसे हम आज के समय में पिछोला झील के नाम से जानते हैं। तो याद रखना क्या बात है, पिच्छू नामक बंजारे ने, पिच्छू नामक बंजारे ने, बंजारे ने आहड़ के समीप, आहड़ के समीप पिछोला झील का निर्माण करवाया, पिछोला झील का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। देखें हम तो इस प्रकार का क्या बना हुआ है, पिछोला झील, पिछोला। इस पिछोला के समीप उदयपुर के राजमहल, उदयपुर के राजमहल, इस पिछोला झील में दो महल बनाए गए हैं। एक महल का नाम है जग मंदिर, जग मंदिर। एक का नाम है जगत निवास, जगत निवास। बात करें यहां पर एक चबूतरा बनाया गया है जिसे कहते हैं नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा। अब अगर बात करें ये नटनी का चबूतरा क्या है, जगत मंदिर एवं जगत निवास महल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब आगे के शासक इन दोनों को बनवाते हैं, पर उससे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, नटनी का चबूतरा, क्योंकि ये राणा लाखा के समय में ही बना है। तो बात सुनना, एक जाति होती है जिसका नाम है नट। कौन सी जाति है, नट जाति। इस नट जाति का व्यक्ति एक बार राणा लाखा के दरबार में आया और उसने कहा मेरी पत्नी एक खेल दिखाती है। नट जाति मुख्यतः खेल दिखाया करती है, दो ऐसे डंडे लगाए जाते हैं दोनों साइड पे और बीच में बांधी जाती रस्सी और इसके ऊपर बैलेंस बनाकर वो चलती है। ये नट जाति का कार्य है। तो उसने कहा कि मेरी पत्नी भी खेल दिखाती है। तो क्या सब दिखाते हैं, सब नटनियां दिखाती है, इसमें क्या है। उसने कहा कि है ना मेरी जो पत्नी है वो इतनी टैलेंटेड है कि वो इस पिछोला को पार कर सकती है। राणा लाखा ने कहा यार ऐसा हो नहीं सकता है,
क्या मजाक कर रहा है, पिछोला, इतनी बड़ी पिछोला, भाटा नहीं जाता इधर से उधर फेंकने पे, वो नट नहीं पार कर लेगी। तो उसने कहा शर्त। तो राणा लाखा ने कहा पक्का, अगर कर लिया तो आधा मेवाड़ उसका, आधा मेवाड़ नट और नटनी का। यह बात लेके फिर प्लानिंग बनी, और अगले दिन इसी तरह से क्या बनेगी, पिछोला में सब तरफ क्या है, भाषण वाषण दे दिया, तो इधर सब तरफ क्या आ गई, पब्लिक। इधर बैठ गए अपने राजा जी, राणा लाखा, राणा लाखा। इस तरफ एक खंबा बांधा गया, इस तरफ एक खंबा बांधा गया, बीच में लगाई गई रस्सी, और इस पर नटनी ने चलना शुरू किया। नटनी का नाम हुआ करता था गलकी। क्या होता था, गलकी। इसने चलना प्रारंभ किया। अब ये चलते चलते आधे से ज्यादा पहुंच चुकी है। राणा लाखा टेंशन में आना शुरू हो गए हैं कि अब तो मेवाड़ मेरे हाथ से जाए। अब आधा मेवाड़ किसको देना पड़ेगा, नटनी को। इधर से जो पब्लिक थी उधर से आवाज आ रही थी, वंस मोर, कीप इट अप, कीप इट अप, बस थोड़ा सा बाकी है। और इधर लाखा जी धक 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 धक। अब लेके यहाँ पर इनका जो एक मंत्री था वो भी बहुत क्या कर रहा था कि ये कीप इट अप। उन्होंने राणा लाखा ने बुलाया, इधर आ रहे, क्या है भाई, ज्यादा कीप इट अप कर रहा है। अब तुझे पता है आधा मेवाड़ उसका होगा, तो मेरे मंत्री भी आधे। सबसे पहले तुझे हटाऊंगा, कीप इट अप बहुत कर रहा है तू, थोड़ा बाकी है। अगर मंत्री पद रखना है तो इसको मामले को निपटा। इसने दिमाग लगाया कि इस गलकी का एक पुत्र था, वो यहाँ खेल रहा था। इसने ले जाके इसको थप्पड़ मारी, और गलकी का ध्यान इस तरफ गया। माँ का ध्यान कभी भी भटक सकता है, वो कब भटकेगा, जब उसका बच्चा रो रहा हो। और ये जो पूरा खेल है, ये पूरा खेल ध्यान का है। और जैसे उसका ध्यान भटका, और नटनी जो थी वो पानी में गिर जाती है, और इस जगह वो पानी में गिर गई, गिर गई। अब जो चारों तरफ पब्लिक थी वो करे, ओ शिट, क्या हो गया। एक जना इसमें खुश हो रहा था, और वो उठ के करता है हिप हिप हुर्रे, बच गया। वो थे राणा लाखा, कि राणा लाखा का मेवाड़ बच गया। जितने में नट गया कि यार आप नहीं देना चाहते थे मेवाड़, मत देते, मैं क्या मना कर रहा था, ठीक है, पर मेरी एक लौती लाड़ी थी जिसका नाम था गलकी, अब वो चली गई, अब मैं क्या करूंगा। उन्होंने कहा अरे नाराज मत हो, मैं हूं ना, तेरे लिए, तुझे कभी उसकी याद आए ना, तेरे लिए एक चबूतरा बनवा रहा हूँ उसका नाम का, वहां पे जाके फीलिंग ले लिया करना कि यहाँ मेरी बीवी रहा करती थी गलकी, उसकी यादों में रहना। तो यहाँ पर उन्होंने नटनी का चबूतरा बनवाया, राणा लाखा ने, राणा लाखा ने, लाखा ने पिछोला झील में, पिछोला झील में गलकी नामक, गलकी नामक नटनी का, नटनी का चबूतरा बनवाया, चबूतरा बनवाया। अगली बात हम अगर करें तो राणा लाखा का विवाह बूंदी हुआ था। बूंदी से होके जब विवाह होके सबसे पहले वापस जो उनकी पत्नी थी वह चित्तौड़ आती है। चित्तौड़ आके दोनों फर्स्ट डे बैठे थे, साथ में खाना खा रहे थे। तब राणा लाखा ने पूछा कि और चित्तौड़ तो बढ़िया लगा कि नहीं लगा। उसने कहा हाँ हाँ अच्छा लगा। तो बूंदी से अच्छा है कि नहीं अच्छा है। उन्होंने लेके पियर की बात कर दी कि बूंदी से अच्छा है कि नहीं अच्छा है। अब लेडीज का एक तरफ मन बहुत ज्यादा रहता है कि है ना, पियर पियर है, भले कैसा भी हो। उन्होंने कहा अच्छा है पर बूंदी से अच्छा नहीं। इस बात का लेके ईगो हर्ट हो जाता है राणा लाखा का। राणा लाखा कहता है कि अच्छा बूंदी चित्तौड़ से अच्छा है। उन्होंने कहा कि अब मैं बदला लूंगा, अब मेरे को चित्तौड़ को गिराना है। वो चित्तौड़ को गिराने के लिए निकलते हैं, प्रण ले लेते हैं कि मैं खाना तभी खाऊंगा जब है ना मैं चित्तौड़ को बूंदी को गिरा दूंगा। अब क्या होता है सुनना, यहां पर नकली बूंदी को गिराएगी। किसको, नकली बूंदी गिराई गई। गिराई गई। अब जब यहां रानी ने कह दिया कि बूंदी अच्छा, क्या अच्छा है, बूंदी अच्छा, राणा लाखा ने कहा, राणा लाखा चारों तरफ ऑर्डर दिया कि भाई सेना तैयार करो, अपन चल रहे बूंदी, और बूंदी को आज खत्म करेंगे, तारागढ़ को तोड़ देंगे। अब बूंदी वहां से दूर पड़ती है चित्तौड़ से। अब सब ने कहा कि है ना भाई साहब बहुत दूर पड़ेगी, इतने टाइम कैसे भूखा रहोगे, और यूं थोड़ी है कि एक दिन में आप बूंदी जीत जाओगे, 2-3 दिन लग सकते हैं। एक काम करो कि अपन नकली बूंदी बनवाते हैं, उसको गिरा दो, एक बार आप खाना खा लो, फिर आगे अपन
जो मेन बूंदी है तारागढ़ है वो तोड़ देंगे। राणा लाखों को भी भूख लग रही थी, शाम का दिन भर के काम वाम करके आए थे सारे, मीटिंग वगैरह, तो भूख लग रही थी। इन्होंने कहा कि चलो यार ये प्लान ठीक है, अपन क्या कर लेते हैं, नकली बूंदी को गिरा देते हैं। तो चित्तौड़ दुर्ग के बाहर ही, चित्तौड़ दुर्ग के बाहर नकली बूंदी बनेगी। क्या बनेगी? नकली बूंदी। और नकली बूंदी के ऊपर लिखा गया है यहाँ पर तारागढ़। तारागढ़, तारा बूंदी में जो दुर्ग है उसका नाम है तारागढ़। तो जो हाड़ी रानी थी उनके साथ में उनका एक भाई आया हुआ था छोटा, जैसे आते हैं शादी के बाद जो भाई वगैरह आते हैं साथ में, तो वो भी आया हुआ था। उसे पता चला कि बूंदी को गिरा रहे हैं। वो आदमी आके यहाँ खड़ा हो जाता है कि भाई जीजा जी बूंदी कैसे गिरा रहे हो, कौन है? तो इसका नाम था कुंभा हाड़ा। क्या नाम था? कुंभा हाड़ा। लाका ने कहा साले साहब हट जाओ, क्यों बिना फालतू में मरना चाहते हो? मैं बूंदी को गिराऊंगा और खाना खा लूंगा। ये क्या, बूंदी तो मैं नहीं गिरने दूंगा। बूंदी चाहे असली हो चाहे नकली, बूंदी बूंदी हो, और जब तक एक एक हाड़ा है तब तक इस बूंदी को कुछ नहीं होने दूंगा। तो इसके बारे में एक कहानी आती है, नकली गढ़ दीदो नहीं बिना गौर गमसान, सी टूटियो किम फिरे असली गढ़ प्रहार। यह कुंभाहाड़ा राणा लाखा से लड़ता है। राणा लाखा से राणा लाखा से नकली बूंदी के लिए लड़ता है। नकली बूंदी के लिए लड़ता है लड़ता है तथा वीर गति को प्राप्त हुआ। वीर गति को प्राप्त हुआ। प्राप्त हुआ। मैं वापस वो बात कहता हूं कि नकली गढ़ दिदो नहीं बिना गौर गमसान, सी टूटो किम फिरे असली गढ़ प्रहार। मतलब नकली जो गढ़ है बूंदी का, उसके लिए भी हाड़ा लड़ने को तैयार थे। तो असली तारागढ़ को हराने के लिए हर जो हाड़ा था वो मरने को तैयार था। ये बात है किसके बारे में? नकली बूंदी गिराई गई के बारे में। तो इसमें अपन लिख सकते हैं कुंभहाड़ा, कुंभहाड़ा नकली बूंदी के लिए, नकली बूंदी के लिए लड़ता हुआ मारा गया। लड़ता हुआ मारा गया। मारा गया। हम आगे बात करें तो इनके दरबारी विद्वान, इनके दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान, हमें इनके दो दरबारी विद्वान मिलेंगे। एक का नाम है जोटिंग भट्ट। क्या नाम है? जोटिंग भट्ट। रागेश्वर भट्ट। एक मिनट। हेलो। हाँ, सॉरी। एक का नाम है क्या? जोटिंग भट्ट। और दूसरे का नाम मिलता है इसमें क्या? धनेश्वर भट्ट। धनेश्वर भट्ट। तो इनके दो दरबारी विद्वान हुआ करते थे, एक का नाम है जोटिंग भट्ट और एक का नाम धनेश्वर भट्ट। हमें दो भट्ट और मिलेंगे, वो मोकल में मिलते हैं। विष्णु भट्ट। एक और नाम मिलेगा अपन को, वागेश्वर भट्ट। तो ध्यान रखना कौन कौन है, जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट, इनके क्या हुआ करते थे? दरबारी विद्वान। आगे हम बात करें इनकी पत्नियों के बारे में। पत्नियां, पत्नियां वैसे बहुत सारी हुआ करती थी। राजाओं के एक पत्नी होती नहीं थी, 20-25 तो होती थी, और उनसे 50-60 पुत्र हुआ ही करते थे। तो इनके पत्नियां कितनी थी? तो मुख्यतः अपन दो पत्नियों के बारे में पढ़ते हैं। एक का नाम है लखम देवी लखम देवी खींची। क्या नाम है? लखम देवी खींची। और एक पत्नी का नाम है हंसाबाई। हंसाबाई।
बात करें लिखमदेव खींची से दो पुत्र होते हैं जिनका नाम था राणा चुंडा और दूसरा नाम हुआ करता था राघवदेव। और हंसाबाई से एक पुत्र होता है जिसका नाम था मोकल। तो अपन बात करें इनके पुत्रों के बारे में। लाखा के पुत्र, लाखा के पुत्र, तो पहला नाम हुआ करता था कुंवर, कुंवर चुंडा सिसोदिया, कुंवर चुंडा चुंडा सिसोदिया। दूसरा जो इनका पुत्र हुआ करता था उसका नाम था राघव देव, राघव देव सिसोदिया। और एक पुत्र होता है इनका मोकल, मोकल। अब बात करें तो पट रानी हुआ करती थी लिखम देवी, उनके दो पुत्र हुए चुंडा सिसोदिया और राघव सिसोदिया। ये किसके पुत्र है? तो लिखम देवी खींची के पुत्र, लिखम देवी खींची के पुत्र, खींची के पुत्र। और मोकल मारवाड़ की, मारवाड़ की हंसाबाई का पुत्र, हंसाबाई का पुत्र। हम बात करें इनके बीच क्या हुआ था तो सुनना। इस तरफ राजा हुआ करते थे राणा लाखा, मेवाड़ में शासक हुआ करते थे कौन? राणा लाखा। इनके समकालीन मारवाड़ में शासक हुआ करते थे राव चुंडा, राव चुंडा। मेवाड़ वगैरह में सिस्टम रहा है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही राजा बनता है, पर मारवाड़ में ऐसा नहीं है। मारवाड़ में वही राजा बनेगा जो राजा के समीप अंतिम समय में रानी रही है उसका पुत्र। यानी कोई राजा है उसका अंतिम समय चल रहा है, उसके साथ जो उसकी रानी रह रही है, उसके साथ रह रही है, उसके साथ कार्य कर रही है, तो वह कह देते थे अपने वाले नानिया को बना दो ना, तो उस नानिया को राजा बना दिया जाता था। इसी तरह से राव चुंडा ने किया। चुंडा ने कि दो पुत्र थे और एक पुत्री थी। पहला पुत्र जो सबसे बड़ा था उसका नाम था रणमल, दूसरे पुत्र का नाम था कान्हा, और जो पुत्री थी इसका नाम था हंसाबाई, हंसाबाई। तो इसने लेकर अपनी पत्नी के कहने पर कान्हा को राजा बनाया, राजा बनाया। अब जब कान्हा राजा बन चुका है तो रणमल ने कहा कि अब मेरा मारवाड़ में क्या काम। ये कहता है कि है ना, अब मैं काम करता हूँ मेवाड़ आ जाता हूँ, मेरा तो कुछ हुआ नहीं, अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किससे करा दूंगा? मेवाड़ के राजा से। तो रणमल और हंसाबाई मेवाड़ आते हैं, मेवाड़ आए, मेवाड़ आए। अब मेवाड़ में अगर आपकी किसी की सगाई करानी है तो वो जो नारियल होता है वह उस दूल्हे को दिया जाता है। जैसे किसी की सगाई कराई जा रही है तो लड़की के जो परिवार वाले होंगे वह जो नारियल देंगे वह उस लड़के को देंगे जिससे सगाई हो रही है। पर मारवाड़ में सिस्टम उल्टा है। मारवाड़ में जिसकी सगाई करनी है जिस लड़के से उसके पिता को नारियल दिया जाता है। तो ये लेके जो रणमल था ये यहाँ पे नारियल लेके आया और इसको पता नहीं था, तो इसने लेके नारियल किसको दे दिया? राणा लाखा को। अब राणा लाखा की सोच में ये था कि है ना ये नारियल मेरे लिए आया है, और राणा लाखा खुश, अरे 55 साल उम्र है तो भी हमारी जवानी के किस्से खत्म नहीं हो रहे। तो इसी प्रकार से इन्होंने बात की और पूरा जो दरबार था वो हंसने लगा कि यार राणा लाखा की क्या बात है। तब रणमल ने पूछा कि हंस क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि है ना यहाँ पे ये मैटर है। रणमल को समझ आया। रणमल ने कहा अरे सॉरी सॉरी, ये तो आपके पुत्र के लिए। तो अब पूरा जो दरबार एक मजाक हास्यपद बना रहा था किसका? राणा लाखा का। राणा लाखा का ईगो हर्ट। उन्होंने कहा कि अब नारियल मुझे दे दिया, अब तो मैं बनूंगा, मैं इसका पति बनूंगा। तो जितने में चुंडा सिसोदिया वहां आता है, कहता है डैडी क्या मामला है? तो कहे कि देख मेरे एक सामने एक बात आई है कि हंसा का नारियल मेरे को मिल गया और पूरा दरबार हंस रहा था, तो मैंने ईगो ईगो में बोल दिया कि हंसा से शादी मैं ही करूंगा, बाकी वो नारियल आया तेरे लिए था। चुंडा सिसोदिया ने कहा कि वाह डैडी, आप तो अभी 55 साल तो उम्र हो रही है, अभी और जियोगे क्या? शादी कर रहे हो? कहे कि देख इससे शादी करा दे
तो 5-7 साल और, कोई बात नहीं, निकाल लूंगा मैं कैसे भी। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि चुंडा सिसोदिया ने कहा कि ठीक है डैडी, आप कर लो शादी। तो हंसाबाई का विवाह होता है किससे? राणा लाखा से। और चुंडा सिसोदिया यहाँ पर एक शपथ लेता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, इस मेवाड़ का उत्तराधिकारी हूँ, परंतु मैं राजा नहीं बनूंगा, और मेरे जो वंशज होंगे वो भी राजा नहीं बनेंगे। इस कारण से इसे कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म। इसे कहा जाता है राजपूताने का भीष्म। भीष्म पितामह ने तो कभी शादी नहीं की, पर इन भाई साहब ने कहा भाई इतना भी मैं अपने पापा के लिए इतना भी डोमिनेंट नहीं हूँ, मैं ब्याह तो करूंगा। ठीक है, तो उन्होंने ब्याह तो किया था और उनके वंशज कहलाए चुंडावत। तो बात ध्यान रखना, मेवाड़ है। और हंसाबाई का विवाह किससे हुआ? राणा लाखा। हंसाबाई। अब रणमल को पता था कि राजा तो चुंडा बन सकता है, तो उसने लेके एक शर्त रख दी राणा लाखा के सामने कि चुंडा न तो राजा बनेगा, राजा जो बनेगा वो हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र बनेगा। इस कारण से जो मेवाड़ का अगला शासक बनता है वो चुंडा सिसोदिया ना होकर राणा मोकल बनता है। तो इनका पुत्र हुआ, पुत्र राणा लाखा, राणा मोकल, राणा मोकल। ये बात हुई किसकी? हंसाबाई और रणमल के आगमन की। तो एक बार इसको अपन लिखें, मारवाड़ से, मारवाड़ से रणमल, रणमल और हंसाबाई, हंसाबाई मेवाड़ आए, मेवाड़ आए, तथा रणमल ने, रणमल ने विवाह का न्योता, विवाह का नारियल, विवाह का नारियल, नारियल लाखा को सौंपा, लाखा को चुंडा के लिए सौंपा, चुंडा के लिए सौंपा। परंतु गलत फहमी के कारण, गलत फहमी के कारण, के कारण लाखा का, लाखा का हंसाबाई से, हंसाबाई से विवाह हुआ, विवाह हुआ। रणमल ने, रणमल ने शर्त रखी गई, शर्त रखी गई, मेवाड़ का अगला शासक, अगला शासक ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र चुंडा सिसोदिया न बनकर, चुंडा सिसोदिया न बनकर, न बनकर हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र, हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र, उत्पन्न पुत्र मोकल बनेगा, मोकल बनेगा। राव चुंडा, अपन बात करें राणा चुंडा की या फिर चुंडा सिसोदिया की, तो चुंडा सिसोदिया ने, चुंडा सिसोदिया ने प्रतिज्ञा ली की, प्रतिज्ञा ली की, ली की वो, वह तथा उसके वंशज, उसके वंशज कभी
मेवाड़ के शासक नहीं बनेंगे। मेवाड़ के शासक नहीं बनेंगे। शासक नहीं बनेंगे। इस बात का पालन केवल राणा चुंडा या चुंडा सिसोदिया नहीं करता है, राघव देव भी करता है कि राघव देव की भी जो संतानें थी वह शासक नहीं बनेगी, क्योंकि चुंडा, चुंडा के बाद राघव देव, राघव देव के बाद मोकल था। तो चुंडा ने भी अपना जो राजभाट था वो त्यागा। उसी के साथ किसने त्यागा है? राघव देव ने। चुंडा सिसोदिया का राजभाट त्यागने के कारण इसे हम कहते हैं मेवाड़ का भीष्म। मेवाड़ का भीष्म। चुंडा सिसोदिया। इसी को कहा जाता है मेवाड़ का राम। मेवाड़ का राम। भाई डैडी ने कह दिया मेरे को शादी करनी है, मान ली बात कि डैडी कर लो। डैडी ने कह दिया कि तू राजा नहीं बनेगा, कहा मान ली बात, डैडी मोकल को बना दो राजा। इसलिए इन्हें क्या कहा, बात मानने के कारण मेवाड़ का राम। अब जब चुंडा सिसोदिया ने इतने सारे कार्य किए तो चुंडा सिसोदिया के बारे में बातें भी होनी चाहिए, उसको गिफ्ट मिलना चाहिए वापस। तो चुंडा सिसोदिया को कुछ शक्तियां दी गई। क्या क्या है शक्तियां, तो वह हम जाने। तो सबसे पहली जो शक्ति है उसे यह दी गई कि राजा तय करेगा, मेवाड़ का जो भी शासक होगा उसका जो निर्धारण होगा वह सलूम्बर का रावत करेगा। इसको चुंडावत के वंशजों को मेवाड़ के 4 जो सबसे बड़े ठिकाने वो दिए गए, जिनका नाम था सलूम्बर, बेगू, आमेट, देवगढ़। उन सभी पर जो अधिकार करेंगे वो कौन करेंगे? चुंडा। तीसरा, हरावल दस्ता जो सेना का आगे का भाग होता है उसमें हमेशा चुंडावत रहेंगे। यह 3 चीजें किसको शक्तियां दी गई थी? सलूम्बर के सामंत या फिर चुंडा सिसोदिया को। तो अपन लिखें शक्तियां। पहला तो ध्यान रखना, मेवाड़ के 4 प्रमुख ठिकाने, 4 प्रमुख ठिकाने, 4 प्रमुख ठिकाने चुंडा एवं उसके वंशजों को दिए गए। उसके वंशजों को दिए गए। उसके वंशजों को दिए गए। दिए गए। बात करें 4 ठिकानों के बारे में, तो 4 ठिकाने कौन कौन से थे? तो याद रखना, सबसे बड़ा सलूम्बर, सलूम्बर। दूसरा आमेट, आमेट। देवगढ़, देवगढ़। देवगढ़ के पश्चात बेगू। ये 4 ठिकाने चुंडावत एवं चुंडा के वंशजों को दिए गए थे। इसके बाद दूसरी जो शक्ति दी गई वह दी गई मेवाड़ की सेना में, मेवाड़ की सेना में हरावल दस्ते में, हरावल दस्ते में, दस्ते में हमेशा चुंडा एवं चुंडा के वंशज रहेंगे। चुंडा के वंशज रहेंगे। वंशज रहेंगे। बात करें हरावल दस्ते की, तो ध्यान रखना, जो सेना होती है इस सेना के आगे वाले भाग को, यानी जो सबसे पहले लड़ेंगे उसे अपन कहते हैं हरावल। बात करें जो पीछे का भाग होता है, इस पीछे के भाग को कहते हैं चंदावल। चंदावल। तो हमेशा हरावल में कौन रहेंगे? चुंडावत या फिर चुंडा सिसोदिया के वंशज। बात करें आगे, तो ध्यान रखना, मेवाड़ के सेनापति रहेंगे, मेवाड़ के सेनापति रहेंगे
सेनापति रहेंगे। और बात करें मेवाड़ के शासक का निर्धारण, मेवाड़ के शासक का निर्धारण, शासक का निर्धारण, निर्धारण सलुम्बर के, सलुम्बर के चुंडावत करेंगे, चुंडावत करेंगे। यह कुछ शक्तियां दी गई थी किसको? चुंडावत को, और चुंडावत के चुंडा को और चुंडा के वंशजों को। बात हम करें, इससे पहले पढ़ रहे थे कि राणा लाखा के बारे में, राणा लाखा ने क्या किया, चुंडा सिसोदिया के बारे में अपन ने पढ़ा। अब अगर बात करें तो क्योंकि इस समय में चांदी बहुत ज्यादा निकल रही थी, चांदी निकलने के कारण इस व्यक्ति ने कहा कि है ना, अब इतनी चांदी का मैं करूं क्या, तो इसने दान करना शुरू किया। तो ये चांदी का दान किया करता था, इसलिए ऐसे कहते हैं गौरव दान जो पद्धति है उसका जनक। कोई भी जो दान किया जाता है गौरव के लिए, उसे अपन कहते हैं गौरव दान। तो गौरव दान की पद्धति का क्या है ये? जनक। तो ध्यान रखना, लाखा को, लाखा को गौरव दान, गौरव दान पद्धति का, पद्धति का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है, कहा जाता है। अपन आगे और पढ़ेंगे तुलादान, जो तोल के दिया जाता है उसे हम तुलादान कहते हैं, और जो यूं ही गौरव के लिए दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? गौरवदान। इनके समय एक घटना होती है, व्यक्ति का नाम था, एक अभिलेख हमें मिलता है जिसका नाम है सिंह ऋषि का अभिलेख, जो 1428 का है। उससे हमें पता चलता है कि लाखा ने भारत की 3 पर्यटन तपोस्थली या त्रिस्थली जिसे कहा जाता है, जो हिंदू धर्म से संबंधित है, जिनका नाम है गया, काशी और प्रयाग, इन तीनों को पैसा देकर मुसलमानों से आजाद कराया था, यानी धन देकर मुसलमानों से आजाद कराया था। इसका हमें पता चलता है किससे? सिंह ऋषि के अभिलेख से। तो ध्यान रखना, सिंह ऋषि के अभिलेख से, सिंह ऋषि के अभिलेख, अभिलेख से, अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि, पता चलता है कि राणा लाखा ने, राणा लाखा ने, राणा लाखा ने हिंदू परायण, हिंदू परायण तपोस्थली, या फिर कहते हैं इसको त्रिस्थली, त्रिस्थली, जिनका नाम था गया, प्रयाग, काशी। काशी को वर्तमान में वाराणसी कहा जा सकता है, और यहीं से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एमपी का चुनाव लड़ते हैं और यहां से जीत के सांसद बनते हैं। तो ध्यान रखना, काशी से, काशी को धन देकर, धन देकर मुसलमानों से, मुसलमानों से मुक्त करवाया, मुक्त करवाया। एक किंवदंती भी प्रचलित है कि राणा लाखा गया गए और गया के मुसलमान शासकों को हराकर गया पर अधिकार प्राप्त किया, और वहां पे हिंदुओं को क्या मौका दिया? धर्म तपोस्थली या परायण करने का। इसका हमें पता चलता है किससे? तो ध्यान रखना, किंवदंती से, किंवदंती। तो यूं कहा जाता है कि जब इन्होंने धन दे दिया था मुसलमानों को, तो उन्होंने कुछ समय के लिए तो इस क्षेत्र को खाली छोड़ दिया था कि हिंदू धर्म वाले आओ और यहाँ पे अपनी पूजा आराधना करो, परंतु गया पर वापस अधिकार कौन कर लेते हैं? मुसलमान। तो इसलिए कहा जाता है किंवदंती के अनुसार,
के अनुसार राणा लाखा गया जाकर युद्ध करके गया को मुसलमानों से मुक्त करवाते हैं। ये हमने जाना किनके बारे में, राणा लाखा के बारे में। तो वापस अगर अपन इसको देखें तो राणा लाखा के बारे में हमने जाना, राणा लाखा के समय में चांदी जावर की जगह से चांदी का खनन प्रारंभ होता है, जो कि अपन को 1384 में पता चलता है। जावर में जतक द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था जिसका नाम था अरण्यवासिनी माता का मंदिर। उसका जीर्णोद्धार करवाया और वर्तमान में हम इन्हें जावर माता के रूप में पूछते हैं। उसके बाद बात करें राणा लाखा के समय, मेवाड़ की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई क्योंकि चांदी यहाँ से निकल रही थी, चांदी दूसरे राज्यों में बेची जाती थी। इस कारण से क्या हुई, आर्थिक स्थिति मजबूत। पिच्छू बंजारे नामक व्यक्ति ने यहाँ पर पिछोला झील का निर्माण करवाया। हमने जाना पिछोला झील किस प्रकार से बनी हुई है, इसमें एक नटनी का चबूतरा है, उस नटनी के चबूतरे का निर्माण भी राणा लाखा करवाते हैं। तो ध्यान रखना, राणा लाखा ने पिछोला झील में गलकी नामक नटनी के नाम पर एक चबूतरा बनवाया। आगे हम बात करें तो नकली बूंदी गिरेगी। तो ध्यान रखना, कुंभाहाड़ा नामक एक व्यक्ति था जो कि उनकी रानी के साथ आया था। इस कारण से जब उनको एक बात से नाराजगी हो गई थी राणा लाखा को, तो वो नकली बूंदी पे आक्रमण करने चले गए थे। नकली बूंदी चित्तौड़ के बाहर बनाई गई थी और उसकी रक्षा के लिए व्यक्ति आता है जिसका नाम था कुंभाहाड़ा। कुंभाहाड़ा ने कहा कि यह जो बूंदी है ये नकली हो चाहे असली, हर हाड़ा इसके लिए मरने को तैयार है। तो वापस मैंने वही बताया, नकली गढ़ दीदो नहीं बिना गोर गमसान, सिर टूटियो किम फिरे असली गढ़ प्रहार। तो कुंभाहाड़ा इसमें लड़ता हुआ मारा गया। इनके दो दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। इनकी दो पत्नियां थी मुख्यतः, जिनका नाम था लिखम देवी और हंसाबाई। लाखा के जो पुत्र थे उसमें अपन 3 मुख्य पुत्र पढ़ते हैं, जिसमें पहला नाम आता है चुंडा सिसोदिया, दूसरा नाम आता है राघव देव और तीसरा नाम आता है इसमें मोकल। चुंडा सिसोदिया और राघव देव लिखम देवी की संतानें थी, मोकल जो कि हंसाबाई की संतान थी। तो मेवाड़ और मारवाड़ का अपन ने संबंध समझा। मेवाड़ के जब शासक राणा लाखा हुआ करते थे तो राणा लाखा के समकालीन मारवाड़ में शासक हुआ करता था रावचुंडा। रावचुंडा के 3 पुत्र थे, एक का नाम था रणमल, एक का काना और एक इसकी पुत्री थी जिसका नाम था हंसाबाई। पुत्र रणमल बड़ा था, ज्येष्ठ पुत्र था, राजा उसको बनना चाहिए था, परंतु रानी के कहने पर राजा बनता है काना। इस बात से रणमल हंसाबाई को लेकर आ जाता है मेवाड़ और वह नारियल देता है राणा लाखा को, यह सोचकर कि चुंडा सिसोदिया से किसका विवाह हो जाए, हंसाबाई का। परंतु ऐसा हुआ नहीं, यह विवाह राणा लाखा और हंसाबाई के मध्य हुआ। इस समय जब यह विवाह हो रहा था तो रणमल ने एक शर्त रखी थी। वह शर्त यह थी कि जो हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र होगा वही अगला राजा बनेगा। यह बात सुनकर राव जो चुंडा सिसोदिया था, इसने लेके एक प्रतिज्ञा ली कि मैं ना कभी इस मेवाड़ का शासक बनूंगा, न ही मेरा कोई उत्तराधिकारी इस मेवाड़ का शासक बनेगा। और इस कारण से उसे कहा गया मेवाड़ का भीष्म। उसे कहा जाता है क्योंकि उसने अपने डैडी की सारी बातें मानी थी, अपने पिताजी की सारी बातें मानी थी, इसलिए उसे कहा जाता है मेवाड़ का राम। उसको कुछ शक्तियां दी गई थी। वो शक्तियां क्या क्या थी, तो चुंडा सिसोदिया की शक्तियों के बारे में ध्यान रखना। सबसे पहले उसे मेवाड़ के 4 जो सबसे बड़े ठिकाने हैं, सलूम्बर, देवगढ़, आमेट और बेगू, ये ठिकाने उसको और उसके वंशजों को दिए गए। दूसरा, उसे हरावल दस्ते में रहने की आगामी दी गई कि भाई जो भी चुंडा होगा वो क्या रहेगा, चुंडा सिसोदिया का रहेगा हरावल दस्ते में। मेवाड़ की सेना का सेनापति हमेशा चुंडावत या फिर चुंडा सिसोदिया रहेगा। और जो उसे शक्ति दी गई थी तो ध्यान रखना क्या थी, तो मेवाड़ का जो भी शासक होगा उसका निर्धारण भी कौन करेगा, चुंडा सिसोदिया या फिर चुंडावत। अगली हम बात करें तो राणा लाखा को गौरवदान का जनक कहा जाता है।
दो प्रकार के दान अपन पढ़ेंगे, तुला दान और गौरव दान। गौरव दान यानी अपनी इच्छा से दिया गया दान जिससे उसका गौरव बढ़ता हो, तो उसे कहते हैं अपन गौरव दान, तो उसका जनक माना जाता है। इसके बाद हम जो शासक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा राणा मोकल, उसे तुला दान पद्धति का जनक माना जाता है। सिंह ऋषि एक अभिलेख मिलता है जिसके अनुसार हमें यह पता चलता है कि राणा लाखा ने 3 हिंदू प्रयाण तपोस्थली या त्रिस्थली जिनका नाम हुआ करता था गया, प्रयाग और काशी, इन तीनों में धन देकर मुसलमानों से आजाद कराया। किंवदंती मिलती है कि मुसलमानों ने गया को छोड़ तो दिया था परंतु उन्होंने वापस गया पर अधिकार कर लिया था। तो राणा लाखा खुद यहाँ से सेना लेकर जाते हैं और वहां के मुसलमानों को भगाते हैं और वापस उस गया को आजाद करते हैं। अगले जो हम शासक देखते हैं उनका नाम है राणा मोकल। राणा मोकल। राणा मोकल का अगर समय पूछ लिया जाए तो 1421 से 1433। कब तक है? 1421 से 1433। ध्यान रखना, हमें क्या पता चलता है कि इनके पिता राणा लाखा, राणा लाखा। बात करें इनकी माता, माता हंसाबाई, हंसाबाई। बात करें तो इनके मामा रणमल, रणमल। और ये कहां से थे? तो ध्यान रखना, मारवाड़, मारवाड़। बात करें इनके संरक्षक, क्योंकि जब राणा लाखा की हंसाबाई से शादी हो रही थी तब उनकी उम्र लगभग 55 से 56 साल हो चुकी थी और 80 की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब राणा मोकल हो रहा होगा तो वो जब राजा बनता है तब वो छोटा था, इस कारण से उसके संरक्षक बनाने पड़े कि है ना, इसके संरक्षक कौन कौन रहेंगे। तो इसके 3 संरक्षक बने। इसमें पहला संरक्षक जो बनता है वो बनता है चुंडा सिसोदिया। कौन बनता है? चुंडा सिसोदिया, जो इसको गाइड करता रहेगा कि है ना राज कैसे चलाना है। दूसरा जो हमें नाम मिलेगा इसमें वो मिलता है रणमल, रणमल। और तीसरा जो नाम मिलेगा वो मिलेगा राघव देव, राघव देव। 3 इसके क्या है? संरक्षक। बात करें इसकी पत्नियों के बारे में, पत्नियां, पत्नियां, पत्नियां तो बहुत सारी थी पर हमें मुख्यतः 2 याद रखनी है। पहली का नाम हुआ करता था कमलावती, कमलावती। और दूसरे का नाम था सौभाग्यवती, सौभाग्यवती परमार। एक का और नाम याद रख सकते हैं, गौरंबिका, गौरंबिका देवी। तो इनकी 3 पत्नियां थी जिनका नाम क्या था? कमलावती, सौभाग्यवती और गौरंबिका देवी। आगे और जाने ध्यान रखना इनके मुख्य मुख्य कार्य क्या रहे। इनके समय हमें एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है सिंह ऋषि का अभिलेख, जो कि 1428 का है। उसमें हमें अनेकों जानकारियों के बारे में पता चलता है। तो जाने इसके अंदर जो सिंह ऋषि का अभिलेख है इसमें राणा हमीर से लेकर राणा मोकल तक की जानकारियां। तो देखते हैं क्या क्या जानकारियां हैं। तो ध्यान रखना, सिंह ऋषि अभिलेख, सिंह ऋषि अभिलेख, अभिलेख। और सिंह ऋषि अभिलेख कब का है? तो ध्यान रखना 1428 ईस्वी। कहां है? तो याद रखना उदयपुर, उदयपुर। बात करें इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो इसमें इसमें राणा हमीर से, राणा हमीर से राणा मोकल तक की जानकारी है। किसकी जानकारी है? राणा हमीर से लेकर राणा मोकल तक की जानकारी, की जानकारी। अब हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? तो सबसे पहले हम देखेंगे राणा हमीर के बारे में।
राणा हमीर। तो राणा हमीर के बारे में इसमें बताया गया है कि इन्होंने ईडर एवं जिलवाड़ा के जो भील थे उनको हराया था। राणा लाखा के बारे में इसमें क्या लिखा हुआ है कि ईडर एवं जिलवाड़ा के भीलों को हराया था। ईडर एवं जिलवाड़ा जिलवाड़ा के भीलों को हराया। ईडर एवं जिलवाड़ा के भीलों को हराया। दूसरा राजा है जिसका नाम था क्षेत्र सिंह। तो इसमें जानकारी किसकी? राणा क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह इसी को हम कहते हैं क्या? राणा खेता। क्या कहते हैं? राणा खेता। इसकी भी जानकारी मिलती है। तो मैंने बताया था कि राणा खेता ने मालवा के शासक दिलावर खां गोरी को हराया था और इसी के साथ मेवाड़ मालवा का संघर्ष प्रारंभ होता है। यह संघर्ष लगभग 150 साल तक चलता है। तो इसमें उसका एक और नाम मिलता है दिलावर खां गोरी का, वह था अम्मी खां। क्या था? अम्मी खां। तो ध्यान रखना इसमें राणा खेता ने मालवा के शासक अम्मी खां कोष्टक में याद रखना दिलावर खां को हराया। हमें इसी से राणा लाखा के बारे में जानकारी मिलती है। राणा लाखा की हिंदू परायण त्रिस्थली को इन्होंने मुसलमानों से आजाद कराया था। तो याद रखना राणा लाखा से हमें क्या जानकारी मिलती है? हिंदू परायण त्रिस्थली गया, प्रयाग, काशी को धन देकर मुसलमानों से आजाद करवाया। और अगर बात करें तो अगला जो शासक आएगा